एक ऐसा राज्य जहां पिछले 50 वर्षों से राजनीति दो ही ध्रुवों के बीच घूमती रही, जहां फिल्मी पर्दों का हीरो असल जिंदगी में मुख्यमंत्री बन जाता है, जहां भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बन जाती है। और अब उस धरती पर एक और अभिनेता विजय थलपति राजनीति के इस खेल को चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ राजनीति है या एक सदी पहले शुरू हुआ आंदोलन? आइए शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक शर्मा। जब ये कहानी पहली बार जन्म ले रही थी, कहानी 1947 से पहले की है। उस दौर की जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। दक्षिण भारत का एक विशाल इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी, जहां समाज एक अदृश्य दीवार से बटा हुआ था। एक तरफ वे लोग थे जिन्हें शिक्षा, नौकरियां और प्रशासन में विशेष स्थान प्राप्त था, और दूसरी तरफ वे जो संख्या में अधिक होने के बावजूद अवसरों से वंचित थे। समाज के एक बड़े हिस्से के भीतर एक भावना जन्म लेने लगी, क्या हम इस व्यवस्था में कभी बराबरी पा सकेंगे? ये प्रश्न ही आगे चलकर एक विशाल आंदोलन की नींव बना। सन 1916 जब एक नई राजनीतिक शक्ति सामने आई, जस्टिस पार्टी। ये पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बनी थी, उन लोगों की आवाज थी जो अब तक अनसुने थे। उन्होंने मांग उठाई, हमें शिक्षा में समान अवसर चाहिए, सरकारी नौकरियों में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। उसके बाद एंट्री होती है ईवी रामास्वामी की। उन्होंने कहा, मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है, किसी भी व्यवस्था को आंख बंद करके स्वीकार मत करो। सन 1925 में उन्होंने शुरू किया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। यह आंदोलन था सम्मान के लिए, बराबरी के लिए और सोच की आजादी के लिए। उन्होंने परंपराओं को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा किया और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहीं से एक नई चेतना का जन्म हुआ। हर आंदोलन को एक पहचान की जरूरत होती है और इस आंदोलन को मिली द्रविडियन पहचान। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये घोषणा थी कि दक्षिण भारत के लोगों की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी अस्मिता है। ये विचार धीरे धीरे जनमानस में समाने लगा। भारत की आज़ादी के बाद एक नया सवाल खड़ा हुआ कि देश की भाषा क्या होगी। जब हिंदी को बढ़ावा दिया गया तो तमिलनाडु में ये सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं बना, ये पहचान का प्रश्न बन गया। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए, लोगों ने आवाज़ उठाई कि हमारी भाषा हमारी पहचान है। ये संघर्ष द्रविडियन विचारधारा को एक और नई गहराई देता चला गया। अब तक जो विचार सड़कों पर था वो अब सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसके बाद सन 1949 में बनी डीएमके, जिसका नेतृत्व किया सीएन अन्नादुराई ने। ये पार्टी उस विचारधारा को राजनीतिक रूप देने आई थी जो दशकों से आकार ले रही थी। और सन 1967 में डीएमके ने कांग्रेस को हरा दिया और पहली बार द्रविडियन विचारधारा सत्ता में स्थापित हुई। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक विचार की जीत थी। उसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा की एंट्री होती है। फिल्मों के नायक जनता की उम्मीदों का चेहरा बन गए। ऐसा ही एक नाम एमजी रामचंद्रन, उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की बल्कि जनता के दिलों में जगह बनाने लगे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और नाम रखा AIADMK, और एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत। आने वाले दशकों में तमिलनाडु की राजनीति दो ध्रुवों के बीच सिमट कर रह गई, एक और डीएमके और दूसरी ओर AIADMK, और इनके बीच किसी तीसरे के लिए जगह बहुत कम बन पाई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल यहाँ अपना प्रभाव नहीं बना पाए जो अन्य राज्यों में उन लोगों का दिखता है। कारण स्पष्ट था कि यहाँ की राजनीति राष्ट्रीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक न्याय पर आधारित थी। लेकिन समय के साथ चेहरे बदल गए और राजनीति भी नए दौर में प्रवेश कर गई। अभी तक तमिलनाडु की सत्ता संभाल रहे थे MK स्टालिन, जो डीएमके की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, और दूसरी ओर AIADMK, जो कभी जयललिता के नेतृत्व में अपने शिखर पर पहुंची थी, आज भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में मौजूद है। समय के साथ हर व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता होती है। आज भ्रष्टाचार के आरोप, परिवारवाद और नई पीढ़ी की अपेक्षाएं, इन सबके बीच एक नई मांग पैदा की, कुछ अलग कुछ नया। और इसी मांग के बीच एक नया चेहरा सामने आता है, विजय थलपति, जिसे लोग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिल में भी हीरो मानने लगे थे। शुरुआत में उनका राजनीति से कोई सीधा लेना देना नहीं था। वो फिल्मों में काम करते थे, हिट फिल्में देते थे और उनका फैन बेस धीरे धीरे बहुत बड़ा होता चला गया। लेकिन यहाँ एक फर्क था, उनका फैन बेस सिर्फ पोस्टर्स नहीं लगाता था, वो ऑर्गेनाइज था। धीरे धीरे इसी फैन क्लब ने विजय मक्कल लयाकम नाम का एक सामाजिक संगठन खड़ा कर दिया। ये लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते, गरीबों की मदद करते, लोकल लेवल पर सोशल वर्क करते, यानी बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के पॉलिटिक्स में एंट्री की। विजय के पास एक ग्राउंड नेटवर्क तैयार हो चुका था, जो किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। विजय की फिल्मों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उनकी फिल्मों में बार बार एक
पैटर्न दिखाई देता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, सिस्टम की कमियों को दिखाना, गरीब और आम आदमी के लिए खड़े होना, उनकी बात करना। धीरे धीरे ऑडियंस उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि अपने भविष्य के नेता के रूप में देखने लगती है। यह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज हुआ। लोगों ने लाइफ को रियल लाइफ से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अब सीधे पॉलिटिक्स में कूदना रिस्की होता है, तो विजय ने एक स्मार्ट रास्ता चुना। उन्होंने धीरे धीरे पब्लिक स्पीचेस देना शुरू किए, सोशल इश्यूज उठाना शुरू कर दिए। कभी एजुकेशन की बात करना, तो कभी यूथ की बात करना, कभी सिस्टम की कमियों को दिखाना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि उन्होंने सीधे किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया। इससे क्या हुआ, कंट्रोवर्सी नहीं हुई और पॉलिटिकल इमेज भी बनती चली गई। अब तक सिचुएशन ये थी कि स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन चुका था, ऑर्गेनाइज्ड ग्राउंड नेटवर्क उनका तैयार हो चुका था और साफ सुथरी इमेज बन चुकी थी। मतलब जो चीज़ें एक पॉलिटिशियन को सालों में बनानी पड़ती हैं, वो विजय के पास पहले से ही मौजूद थी। बस एक चीज़ बाकी थी, ऑफिशियल एंट्री। फिर वो दिन भी आ गया जब विजय ने ऑफिशियली अपनी पॉलिटिकल पार्टी की अनाउंसमेंट कर दी टीवी के। यहीं से उनकी जर्नी एक्टर से पॉलिटिशियन में ऑफिशियली बदल गई और अब विजय थलपति इतिहास रच चुके हैं। जहां डीएमके और एआईडीएमके ही लोगों के पास ऑप्शन थे, अब वहां विजय थलपति सत्ता के शिखर के लगभग करीब पहुंच चुके हैं और तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। आपके हिसाब से क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति बदल पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ हम आप तक लाते रहें। धन्यवाद।